सभी का स्वागत है फिर से हमारे चंपारण की स्टॉपर फैमिली में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। और इस चैप्टर का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा वो सभी जो है पूछे गए। और 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो भी इस वीडियो लेक्चर में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करें। यदि आप हमारे क्लास का पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में आपका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, वहां से आप जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है आपका केमिस्ट्री का जो है थर्ड चैप्टर का वीडियो है। यदि आप इसका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो नहीं देखे हैं, दूसरा जो चैप्टर है आपका अम्ल भस्म और लवण यानी इंग्लिश में उसे बोला जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि वह भी सभी चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर का नाम है धातु है अधातु, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और वह है कि निम्नलिखित में कौन जो है अधातु है। इसमें बताना है कि जो दिया गया 4 ऑप्शन इसमें कौन जो है अधातु है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के जो है कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन जो पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है कार्बन, और कार्बन का संकेत जो होता है वो C होता है, इसका परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आपका आएगा 2 और 4 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा और उसके लास्ट में उसके बाहरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा तो सभी जो होता है क्या होता है आपका अधातु होता है। यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आए या 5 आए या 6 आए या 7 आए तो सभी जो होता है आपका अधातु होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कार्बन जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधातु हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन का संख्या जो C होता है और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पर कह रहे हैं कि 4, 5, 6, 7 लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा बाहरी कक्षा में, तो सभी जो होता है अधातु होता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, कार्बन जो है क्या है अधातु है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम, और सोडियम जो होता है धातु होता है। क्यों होता है? कोई भी तत्व रहेगा जब आप उसका नाम का उच्चारण कीजिएगा यानी आप उसे पढ़िएगा और लास्ट में जब अम आ जाएगा तो सब जो होता है आपका क्या होता है धातु होता है। आप सोडियम को पढ़कर चेक कीजिए, सोडियम अम आ रहा है तो क्या होगा आपका धातु होगा। इसको पहचानने का एक और तरीका है, सोडियम का जो संकेत होता है आपका वह Na होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 11 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये 2,8,1 आएगा। और यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा तो सभी जो होता है आपका क्या होता है धातु होता है। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश किया जाएगा और उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा तो क्या होता है धातु होता है। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा तो वो सभी जो होता है क्या होता है आपका अधातु होता है। इसे आप याद रखिएगा, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना पाइएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन जो है उपधातु है। यहाँ पर बताना है कि ये 4 जो ऑप्शन दिए गया है इसमें कौन जो है उपधातु है। तो उपधातु क्या होता है सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। तो वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है Zn, और Zn का जो मतलब होता है वो होता है जिंक, और जिंक जो होता है आपका होता है धातु। ऑप्शन बी में दिया गया है Ca, और Ca का जो मतलब होता है कैल्शियम, और कैल्शियम जो होता है आपका धातु होता है, ये भी उपधातु नहीं होगा। लेकिन आपका ऑप्शन सी में दिया गया है Ze, और Ze का मतलब होता है गैलियम, और गैलियम में चारों ऑप्शन में एक ऐसा तत्व दिया गया है जो इसमें जो है आपका धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा उपधातु होगा। और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है यहाँ पर कार्बन, कार्बन जो होता है धातु होता है। आपसे पूछा गया उपधातु कौन है, तो यानी गैलियम जो है इसमें क्या पाया जाता है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यही ऑप्शन जो है आपका क्या होगा करेक्ट होगा, अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 3 नंबर
जिंक ब्लेड निम्नांकित में जो है किस धातु का अयस्क है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आप जिंक ब्लेड का जो फॉर्मूला होता है उसको जान जाइए। तो जिंक ब्लेड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है ZnS। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा धातु है, जिंक है। और जिंक ब्लेड जो कौन धातु इसमें जिंक है, तो जाहिर सी बात है जब जिंक है तो ये किसका आपका अयस्क होगा, जिंक का ही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन बी में दिया गया है Zn, और Zn का जो मतलब होता है जिंक होता है। यानी अब याद रखिएगा जिंक ब्लेड जो होता है आपका किसका अयस्क होता है, जिंक का होता है। यानी ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर की, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जो है जिंक की बजाय जो है टिन का लेप जो होता है क्यों होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जो होता है जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए हम खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जो होता है वो जिंक के बजाय टिन का लेप जो है चढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि टिन जो की अपेक्षा जो होता है क्या होता है, जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, यानी अधिक शक्तिशाली होता है इसलिए। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला का क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन है और वह है 5 नंबर यहाँ पर की, कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन ऐसा जो एलिमेंट है वो विद्युत का जो है सबसे अधिक जो है सुचालक है, यानी उसमें जो है सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है Cu, और Cu का मतलब होता है कॉपर। ये कॉपर जो होता है थोड़ा क्या होता है, कम सुचालक होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है Ag, और Ag का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है Ag, और Ag का मतलब होता है सिल्वर या चांदी, आप इसे बोल सकते हैं सिल्वर या चांदी। याद रखिएगा Ag को क्या बोला जाता है, सिल्वर या चांदी बोला जाता है। यदि इसका परमाणु संख्या की बात किया जाए तो ये होता है 47। याद रखिएगा आपको जो है आगे एक क्वेश्चन मिलेगा कि चांदी का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा चांदी जो होता है उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 47 होता है। और सिल्वर एक ऐसा धातु है जो विद्युत का जो होता है सबसे अधिक चालक होता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो क्या होगा, Ag होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। याद रखिएगा पूछा जाएगा कौन धातु जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो वो होता है आपका Ag का मतलब सिल्वर या चांदी। एटॉमिक नंबर जो होता है 47 होता है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 6 नंबर, और वह है कि निम्नांकित में कौन से है उप धातु है। यहाँ पर अभी आपको बताया है कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं उप धातु। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है Fe, और Fe का मतलब होता है आयरन या लोहा, तो ये जो होता है आपका धातु होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है Cu का मतलब होता है कॉपर या तांबा, ये भी आपका धातु होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है निकेल, और निकेल भी जो होता है आपका धातु होता है। लेकिन ऑप्शन डी में आपका दिया गया है Sb, और Sb का जो मतलब होता है वो होता है एंटी मनी। क्या होता है, एंटी मनी। याद रखिएगा Sb का जो मतलब होता है वो होता है एंटी मनी, और एंटी मनी एक ऐसा तत्व है जो क्या होता है आपका उप धातु होता है, अर्थात इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा आपका उप धातु होगा। यानी उप धातु पूछा गया है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 7 नंबर की, पीतल है। पीतल जो होता है वो होता है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, तो वह 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु का समान मिश्रण जो होता है आपका मिश्र धातु कहलाता है। और पीतल जो होता है आपका क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन सी में दिया गया है मिश्र धातु, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा पीतल जो होता है आपका क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर, और वह है कि निम्न में से कौन जो है आयनिक यौगिक है। सबसे पहले आप आयनिक यौगिक का पहचान कैसे करिएगा ये जान लीजिए। तो आयनिक यौगिक जब भी बनेगा उसमें एक धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है CH4। क्या दिया गया है, CH4, और इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। आपका बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मीथेन का बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, यानी मीथेन गैस का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो CH4 होता है। और ये जो होता है आपका सहसंयोजक यौगिक होता है। सहसंयोजक यौगिक क्यों होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के साथ साझा करके यौगिक बनाता है, इसलिए सहसंयोजक यौगिक होता है। आपका ऑप्शन बी में दिया गया है CO2, और CO2 का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वह भी क्या होता है, आपने ऑक्सीजन और कार्बन जो होता है आपस में साझा करके यौगिक बनाते हैं, इसलिए क्या होगा, यह सहसंयोजक यौगिक होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है आपका
CaCl2, यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है CaCl2 और CaCl2 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कैल्शियम जो होता है आपका क्या होता है? धातु होता है। और क्लोरीन जो होता है आपका अधातु होता है। और अभी आपको बताए हैं आयनिक यौगिक जब भी बनेगा तो उसमें एक धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है कैसा यौगिक है? तो आयनिक यौगिक है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है तांबा, ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है अर्थात संयोग करता है। ऑप्शन बी में दिया गया है गोल्ड, और गोल्ड का जो मतलब होता है वो होता है सोना, और सोना एक ऐसा धातु है और एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से के साथ जो होता है कभी रिएक्शन नहीं करता है और नहीं रिएक्शन करता है। यानी गोल्ड को क्या बोला जाता है? सोना ही बोला जाता है ना। और यदि इसका संकेत का बात किया जाए वह होता है संकेत, यानी सिंबल जो होता है वह होता है AU, और इसका परमाणु संख्या का बात किया जाए तो वह होगा 79। याद रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि सोना या गोल्ड का जो परमाणु संख्या होता है यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है 79, और इसका संकेत क्या होता है? AU। और सोना या गोल्ड एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। और यही पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता अर्थात रिएक्शन नहीं करता है, तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी गोल्ड होगा या सोना आप कह सकते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 10 नंबर कोई 10 नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि शुद्ध सोना का जो है व्यक्त किया जाता है, यानी बताना है कि जो शुद्ध सोना होता है उसको कितना कैरेट पर व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होता है उसे हम लोग 24 कैरेट पर व्यक्त करते हैं। कितना कैरेट पर? 24 कैरेट पर। और जो आभूषण बनाया जाता है, आभूषण का मतलब होता है गहना जो बनाया जाता है वह 22 कैरेट का बनाया जाता है। कितना कैरेट का? 22 कैरेट का। 22 कैरेट का अर्थ यही है कि उसमें जो है 22 भाग जो होता है सोना होता है और 2 भाग जो होता है आपका चांदी रहता है और उसमें कॉपर का मिश्रण होता है। इसलिए जो गहना बनाया जाता है वो थोड़ा क्या होता है? काड़ा होता है। काड़ा यानी थोड़ा आपका मजबूत होता है। लेकिन 24 कैरेट का जो सोना होगा वो जो होता है आपका साफ जो होता है मुलायम होता है, यानी हाथ से उसको आप मिसलिएगा तो मिसला जाता है शुद्ध सोना। लेकिन जो गहना बनाया जाता है वह 22 कैरेट का बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा शुद्ध सोना का जो है 24 कैरेट पर व्यक्त किया जाता है और आभूषण बनाने के लिए जिस सोने का उपयोग किया जाता है वह 22 कैरेट का होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट पर व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट पर, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। और आभूषण बनाने के लिए अर्थात गहना बनाने के लिए कितना कैरेट पर सोना को व्यक्त किया जाता है? तो 22 कैरेट का, यानी 22 कैरेट सोना का जो है उपयोग किया जाता है गहना बनाने में। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि 11 नंबर कौन सा अधातु है? यहाँ पर ध्यान दीजिए पूछा गया है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर जो है या ताप पर जो होता है द्रव अवस्था में होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर जो होता है द्रव अवस्था में आपका पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में जो तत्व पाया जाता है वो आपका होता है ब्रोमीन, यानी आपका Br होता है। याद रखिएगा ब्रोमीन होता है आपका कमरे के ताप पर एक ऐसा जो है अधातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला जो अधातु होता है नॉन मेटल्स होता है वो आपका होता है ब्रोमीन, और इसका संकेत जो होता है Br होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अधातु जो होता है कमरे के ताप पर जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होगा, और धातु पूछा जाएगा तो मरकरी या पारा। याद रखिएगा अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन आप ओमर सीट में रंगिएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि धातु कौन होगा तो मरकरी या पारा, जिसका संकेत जो होता है आपका Hg होता है। Hg जो पारा होता है उसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि कौन जो अधातु है वो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन, और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो होगा यानी ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो देखिए सीसा का जो संकेत होता है Pb, और टीन का जो होता है आपका क्या होता है?
आपका एसएन होता है, टीन का संकेत एसएन होता है। शीशा और टीन को मिश्रित किया जाता है अर्थात उसका मिश्र धातु बनाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। जो सोल्डर होता है वो किसका मिश्रण होता है? वो शीशा का मिश्रण होता है और टीन का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, शीशा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर। और ऑप्शन ए में दिया गया है सोल्डर, और यही जो होगा क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 13 नंबर की, निम्नलिखित में तत्वों में से जो है किसकी आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो होते हैं, ट्रिक होता है फ्लूरिटिक और बरियाती में। यानी सबसे पहले आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरीन दिया गया है, फ्लोरीन दिया गया है, आयोडीन दिया गया है आपका यहाँ पर, और बोरोमीन दिया गया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा तत्व है, ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है कौन ऐसा तत्व है जिसका आयनन ऊर्जा जो होता है वो अधिक होता है? तो याद रखिएगा, फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है ये चारों ऑप्शन में जिसका आयनन ऊर्जा जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और फ्लोरीन जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में किस तत्व का जो है आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम होता है यानी सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन का, और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व भी पूछा जाएगा यानी सबसे अधिक जो है नेगेटिव आपका तत्व पूछा जाए तो वो भी होता है आपका फ्लोरीन। यानी आपको ये सिंपल से ध्यान देना है, वो जो है आपकी पूछा जाएगा तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि कहा जाके किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी? तो फ्लोरीन की। कौन जो है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? तो वो भी होता है आपका फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी फ्लोरीन होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है कौन अधिक अभिक्रियाशील है? जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़िएगा, सक्रियता श्रेणी जो होता है जिसमें धातुओं को उनके बढ़ती और घटती क्रियाशीलता के क्रम में सजाया गया है, तो उसमें सबसे पहले आता है, ऊपर तो बहुत आता है, उसमें आता है पहले पोटेशियम आता है, लिखे का नाम अगल जन फे, इस तरह ट्रिक होता है याद करने के लिए। और उसके बाद हाइड्रोजन के जो नीचे जो तत्व होते हैं सभी होता है आपका, इसमें ऊपर होता है कॉपर, आपका होता है पारा, उसके बाद होता है ये आपका Ag, और उसके बाद जो होता है आपका होता है सोना। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर इसमें कौन है? आपका कॉपर है, यानी चारों में सबसे ऊपर कौन है? ऊपर। देखिए यहाँ पर जो भी सक्रियता श्रेणी में तत्व लिखे रहते हैं और जो ऊपर होते हैं वो सबसे क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। तो चारों जो लिखा गया है सबसे ऊपर कौन है? यहाँ पर कॉपर है, यानी इस चारों ऑप्शन में जो होगा सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तो कॉपर होगा, यानी ऑप्शन ए में कॉपर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि 15 नंबर, निम्न में से जो है कौन अधातु है? ऑप्शन ए में दिया गया है एफी जो होता है आपका धातु होता है, यानी लोहा इसे बोला जाता है, धातु होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है सी, और सी का मतलब होता है कार्बन, कार्बन जो होता है आपका अधातु होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है कि कार्बन क्या है? अभी यहाँ पर बताया है कि कार्बन अधातु है, तो कार्बन क्या अधातु है? ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा इसका भी। चलिए यहाँ पर देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, और वह है कि 17 नंबर, सिलिका क्या है? तो देखिए सिलिका को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है SiO2, याद रखिएगा। और SiO2 जो है आपका क्या है? यौगिक है, यौगिक मतलब कंपाउंड है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सिलिका क्या है? तो सिलिका न तो धातु है, न तो अधातु है, न उपधातु है, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी जो ऑप्शन होगा क्या होगा? करेक्ट है, कोई नहीं है, क्या है? यौगिक है। तो यौगिक दिया गया नहीं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में जो है हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं रिएक्शन करने के बाद? तो याद रखिएगा, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु है, वो जो तत्व है, जो धातु है, जो क्या करते हैं? किसी भी अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम जो है वह आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है। HCl कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो कौन सा गैस मुक्त करेगा? तो ये आपका बनाएगा MgCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है, और गैस निकलता है तो तीर ऊपर की तरह दिखाया जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम आपका एक है, और यहाँ पर एक है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? एक है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 है, तो इसको 2 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, तो 2 यहाँ पर क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है।
लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 2 था, यहाँ पर 2 से गुना कर दिया गया, 2 हो गया। तो याद रखिए ये जो है संतुलित समीकरण जो पढ़ा जाता है चैप्टर 1 में कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया, तो उसमें आप सीख लिए होंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आपको मेन मेरा पर्पस जो उद्देश्य था क्या था, तो आपको यही सिखाना था कि जब भी कोई धातु आप किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। और वही पूछा गया है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु होते हैं वो किसी भी अम्ल के साथ अपक्रिया करके कौन से गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कोई भी अम्ल रहेगा और किसी भी धातु के साथ उसका रिएक्शन कराया जाएगा तो हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु होते हैं वो किसी भी अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर हुआ है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो है धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण, पॉजिटिव के कारण जो होते हैं धातु के परमाणु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और धनायन बनाते हैं तो ऑप्शन ए में दिया गया है धनायन, यही जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, और वह है कि धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं। याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड यदि आपसे पूछा जाएगा कि क्या होते हैं तो वो होते हैं क्षारकीय। क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु का पूछा जाएगा तो वो होता है अम्लीय, और धातु का पूछा जाएगा तो वो होता है क्षारकीय। और यहाँ पर पूछा गया है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं क्षारकीय। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है कि यहाँ पर 21 नंबर, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है। तो कोई भी अयस्क रहेगा और उसमें चुंबक को अलग किया जाता है, तो किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है 22 नंबर यहाँ पर कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है किया जाता है, किस विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है। तो याद रखिएगा जितना भी सल्फाइड अयस्क होता है उसका सांद्रण हम फेल्डपलवन विधि द्वारा कहते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में यानी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है फेल्डपलवन विधि द्वारा वह क्यों किया जाता है। 2 नंबर में पूछा जाएगा था क्यों किया जाता है, और 1 नंबर में पूछा जाएगा कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा फेल्डपलवन विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का हम लोग सांद्रण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेल्डपलवन विधि द्वारा किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। यहाँ पर ध्यान दीजिए चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन जो है वो एल्युमिनियम का क्या है, मिश्र धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक ऐसा मिश्र धातु है जो किसका मिश्र धातु है, वह एल्युमिनियम का है। और यहीं पर पूछा गया है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन होगा, तो मैग्नीशियम जो है वह एल्युमिनियम का जो होता है आपका मिश्र धातु होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया है और ये जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 24 नंबर, बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। देखिए बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। देखिए बॉक्साइट का जो सूत्र होता है केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है। और बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा बॉक्साइट जो होता है किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 25 नंबर की, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः जो है किस अयस्क के जो है किस अयस्क से जो है किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर पाइराइट से जो है वो कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। और ऑप्शन बी में देख लीजिए आपका दिया गया है कॉपर पाइराइट्स, और यही जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। याद रखिएगा कॉपर पाइराइट से ही आपका कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर पाइराइट्स का सूत्र बताइए, तो याद रखिएगा CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 जो होता है आपका कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है। और कॉपर पाइराइट्स के द्वारा जो होता है वह आपका कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है जी कॉपर का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉपर पाइराइट से। याद रखिएगा यानी करेक्ट आंसर जो होने वाला आपका क्या होगा, बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर और वह पूछा गया है कि निम्न में से जो है किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है।
बोर्ड एग्जाम 2019 के जो है आपके एनुअल के सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिया गया है पूछा गया है कि इसमें बताइए कि कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक जो होगा वो सबसे कम होगा, और जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो होगा करेक्ट होने वाला है। चलिए करेक्ट हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि साधारण गंधक, गंधक को ही बोला जाता है सल्फर। याद रखिएगा, साधारण जो गंधक होता है और गंधक का ही दूसरा नाम है आपका सल्फर। और इसका पूछा गया है आणविक रूप जो होता है, मोलिक्यूलर जो आपका रूप होता है वह किस फॉर्म, मोलिक्यूलर फॉर्म जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा आपका जो गंधक होता है अर्थात सल्फर जो होता है वह एसिड के रूप में रहता है, अर्थात S8 के रूप में रहता है। और S8 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और सी जो होने वाला है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 28 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि फास्फोरस का आणविक सूत्र है, यानी फास्फोरस जो होता है इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है। तो फास्फोरस का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वह होता है P4। क्या होता है, P4। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है P4, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है P4। अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में जो है घुल जाता है। यहाँ बताना है कि सोना जो है वह किस द्रव में जो होता है, किस लिक्विड में जो होता है वो घुल जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अम्लराज। और सोना एक ऐसा धातु है जो केवल जो है आपका केवल अम्लराज में ही घुलता है। और अम्लराज जो होता है वह क्या होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्लराज। और अम्लराज में जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, और वह है कि लवम जो है एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु जो है हमेशा रहता है। बताना है कि लवम जो है एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें जो है वो कौन ऐसा धातु है जो हमेशा उसमें रहता है, यानी हमेशा उसमें जो आपका ऑलवेज उसमें जो है वो ही रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लवम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें जो है हमेशा जो रहने वाला जो तत्व है, जो धातु है वह है आपका पारा। पारा को बोला जाता है मरकरी। याद रखिएगा क्या होता है, इसका दूसरा नाम मरकरी होता है। और पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो आपका अम्लगम जो है, अम्लगम जो होता है मिश्र धातु उसमें हमेशा पाया जाता है। और यदि इसका परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 80 होता है, संकेत का बात किया जाए तो Hg होता है। याद रखिएगा पारा या मरकरी का संकेत Hg होता है, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। और पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो अम्लगम मिश्र धातु जो होता है, अम्लगम जो मिश्र धातु होता है उसमें हमेशा पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, अम्लराज में घुलने वाला जो धातु है आपका क्या है, वह आपका सोना है, यानी Au है। याद रखिएगा अम्लराज में घुलने वाला जो धातु होता है वह क्या होता है, सोना होता है। और यही पूछा गया है कि कौन ऐसा धातु है जो केवल अम्लराज में ही घुलता है, तो आपका सोना घुलता है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अति ज्वलनशील है। बताना है कि सबसे अधिक जलने वाला जो पदार्थ है, ये चारों ऑप्शन में वो कौन है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अति ज्वलनशील जो पदार्थ है इसमें वह है श्वेत फास्फोरस, यानी व्हाइट जो होता है आपका फास्फोरस जो होता है सबसे अति ज्वलनशील जो होता है पदार्थ होता है। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 33 नंबर, व्यावसायिक स्तर पर जो है एल्युमिनियम का धातु का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से द्वारा जो है किस अयस्क जो है किया जाता है। बताना है कि व्यावसायिक स्तर पर जो एल्युमिनियम धातु होता है उसका निष्कर्षण जो है किस अयस्क से जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है वह बैक्साइड अयस्क के द्वारा किया जाता है। और बैक्साइड जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। और बैक्साइड अयस्क का यदि आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, केमिकल फॉर्मूला, तो याद रखिएगा Al2O3 × 2H2O होता है। क्या आता है, Al2O3 × 2H2O होता है। तो याद रखिएगा बैक्साइड एक ऐसा आपका एल्युमिनियम का अयस्क है जिसके द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है 34 नंबर की, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, ध्यान दीजिए चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, और इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को बोला जाता है संगमरमर। आगरा का जो ताजमहल है उसमें इसी का लेप चढ़ा हुआ है। और जो है कैल्शियम सिलिकेट यानी
CaSiO4, याद रखिएगा कैल्शियम सिलिकेट का जो फॉर्मूला होता है CaSiO4 होता है, और एक जो है यौगिक बनाता है, और एक यौगिक जो होता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम सिलिकेट के साथ जो है रिएक्शन करता है, अपक्रिया करता है, तो वो बनाता है धातु मल। क्या बनता है जी? धातु मल। और धातु मल जो है ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 35 नंबर, किसी तत्व के गुणधर्म के का जो है दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में जो है प्रस्तुतिकरण जो है वह तत्व की क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा किसी तत्व के गुणधर्म जो है वह दो या दो से अधिक रूपों में जब पाया जाएगा तो वो जो होता है आपका क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है अपरूपता, और यही जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 36 नंबर, और वह है कि धातुओं की प्रकृति होती है, यहाँ बताना है कि धातु जो होते हैं वह क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं? तो याद रखिएगा धातु जितने भी होते हैं वो आपका धनात्मक होता है, और ऑप्शन ए में दिया गया है विद्युत धनात्मक, यानी यही जो होगा आपका करेक्ट है। यदि आपसे पूछा जाए कि अधातु की विद्युत प्रकृति जो होती है, प्रकृति जो होती है क्या होता है, यानी अधातु जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो वो होता है आपका विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। और यदि धातु पूछा जाए तो ये विद्युत धनात्मक होता है, और यही पूछा गया है कि धातु जो होता है आपका क्या होता है, तो विद्युत धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन ए जो हो क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 37 नंबर की, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की जो है पतली परत चढ़ा दी जाती है? तो याद रखिएगा लोहा और इस्पात को जो है जंग से सुरक्षित रखने के लिए अर्थात जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाया जाता है, किसका? जिंक का। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है जिंक, और यही जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर, और वह है कि किस रासायनिक यौगिक को जो है गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP आपका प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा जिप्सम जो होता है उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको गर्म करने पर? जिप्सम को। यदि इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो याद रखिएगा जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है। याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का। और जब जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं तो वो आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 1/2H2O, हाफ H2O आप लोग कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 1/2H2O अर्थात हाफ H2O, और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O, और जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है जिप्सम, और बी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि यहाँ पर 39 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो है अशुद्ध धातु को जो है बनाया जाता है। यहाँ बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो होता है अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कि कैथोड की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो होता है अशुद्ध धातु को जो है बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। और एनोड जो होता है आपका प्लस में होता है, और कैथोड जो होता है आपका माइनस में होता है। और ये ध्यान दीजिएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो होता है अशुद्ध धातु को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है एनोड, यानी करेक्ट आंसर जो होने वाला आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर, और वह पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ये चारों जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सक्रियता श्रेणी आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा सबसे अधिक ऊपर जो होता है आपका होता है पोटेशियम, लिखेगा ना मग अल जन, सबसे ऊपर जो होता है आपका क्या होता है? पोटेशियम होता है। और यहाँ पर देख लीजिए पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम यहाँ पर दिया गया है, और सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु वो क्या होगा? पोटेशियम होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होइएगा तो उसमें बताया गया होगा कि याद कीजिए लिखे का नाम मगलजन फे, इस प्रकार का जो होता है ट्रिक होता है, और सबसे ऊपर जो धातु होता है वो होता है पोटेशियम, और सबसे जो अधिक धातु क्रियाशील होता है वो होता है आपका पोटेशियम, यानी आपका ऑप्शन डी में दिया गया, डी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 41 नंबर की, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की
लौ होती है। तो याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम फीते को यानी मैग्नीशियम को हम लोग O2 के उपस्थिति यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो वह बनाता है MgO। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो उसमें जो आग उत्पन्न होती है अर्थात लौ जो उत्पन्न होता है वो होता है सवेत। किस प्रकार का लौ उत्पन्न होगा? सवेत। और यहाँ पर सवेत का मतलब ही होता है उजला, और कह रहा है ऑप्शन सी में चमकीली और उजला, तो चमकीली उजला कह रहा है, इसका मतलब सवेतन, यानी ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? MgO। और यदि आपसे पूछा जाए कि MgO का जो रंग होता है वह कैसा होता है, तो सवेत होता है। और किस प्रकार का जो है आग जो लौ उत्पन्न होगा वो किस प्रकार के रंग का होगा? तो याद रखिएगा वो जो होता है आपका चमकीली और उजला होता है। ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होने वाला आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है कि एक्वारेजिया रायल जल की किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl, और ये मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। और यहाँ पर कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HNO3। याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है HCl। और यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो मिश्रण होता है उसका ताजा मिश्रण होता है उसका अनुपात। ध्यान दीजिए यहाँ पर HNO3 और प्लस में HCl, तो कितना अनुपात होगा? तो ध्यान दीजिएगा 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। तो आपसे पूछा जाए कि एक्वारेजिया या रायल जल जो होता है किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र आपका नाइट्रिक अम्ल का जो है ताजा मिश्रण होता है, तो 3:1 का मिश्रण होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है 3:1, और यही जो ऑप्शन होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर, और वह है कि अपने जो होता है शुद्ध रूप में जो है धातु होती है उसके सतह जो होती है कैसी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है चमकदार। और याद रखिएगा जितनी भी धातु होते हैं वो चमकीली होती है, और यही जो होगा आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, यानी अपने शुद्ध रूप में जो धातु की सतह जो होती है वो क्या होती है? चमकीली होती है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 44 नंबर, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, धातु को जब हम खींचकर तार बनाते हैं, पतले तार के रूप में बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। यदि आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि तन्यता से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा धातु को जब पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं तन्यता। और यही पूछा गया है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं तन्यता। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि कुछ धातुओं को जो है पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोई भी धातु रहेगा उसको हम लोग पीट कर उसका चादर बनाएंगे तो वो जो होता है आपका कहलाता है आघातवर्धनता। याद रखिएगा, धातुओं को जब पीट कर पतली चादर बनाया जाता है तो वो जो कहलाता है वह आघातवर्धता कहलाता है, और खींच कर तार बनाया जाएगा तो तन्यता, और पीट कर चादर बनाया जाएगा तो वो कहलाता है आपका आघातवर्धता। तो यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूछा गया है 46 नंबर कि जो धातु कठोर सतह से टकराने के बाद जो आवाज उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यानी जो भी धातु होता है वो कठोर सतह से टकराता है तो उसमें जो आवाज उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं हम लोग ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 47 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो होता है आपका सोना। और याद रखिएगा 1 ग्राम सोना को हम लोग खींचकर जो है 2 किलोमीटर तक जो है वह तार बना सकते हैं। कितना ग्राम सोना को? 1 ग्राम सोना को जो है खींचकर कितना किलोमीटर तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर। जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो क्या होता है? सोना होता है, गोल्ड होता है, और इसका जो संकेत होता है AU होता है, परमाणु संख्या 79 होता है। और यही पूछा गया है, करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है
और वह पूछा गया है कि 48 नंबर यहाँ पर कि 1 ग्राम सोना को जो है कितना, 1 ग्राम सोना से जो है कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो अभी ऊपर आपको बताया है कि 1 ग्राम सोना से जो है उसे हम लोग खींचकर 2 किलोमीटर तक जो है तार बना सकते हैं। कितना किलोमीटर तक? 1 ग्राम सोना का खींच को बना सकते हैं 2 किलोमीटर तक जो है उसे हम लोग खींच कर तार बना सकते हैं। और यहाँ पर देख लिए 2 किलोमीटर कहाँ है? ऑप्शन बी में है और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 49 नंबर कि कमरे के ताप पर जो है मरकरी धातु जो है किस अवस्था में पाई जाती है। अभी ऊपर आपको पढ़ाया है कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में जो है पाया जाता है। और धातु पूछा जाएगा तो बोरोमीन होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु अर्थात पारा जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है, तो लिक्विड स्टेट में अर्थात द्रव अवस्था में। ऑप्शन बी में दिया गया है द्रव अवस्था और यही जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी क्या होता है? आपका चमकीला होता है। यानी आपका देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है आयोडीन, और आयोडीन जो होता है आपका क्या होता है? चमकीला होता है अधातु होते हुए भी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 51 नंबर की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। चारों जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि सबसे जो कठोर पदार्थ होता है, जो हार्ड आपका मैटर होता है, वो क्या होता है। तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है हीरा, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 52 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया और वह पूछा गया है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं एटोडीकरण। क्या कहते हैं? एटोडीकरण। और ऑप्शन ए में दिया गया और ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 53 नंबर अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में जो है कौन जो है सही है। यानी बताना है कि ये जो आपका धातु जो है अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाया गया है, इसमें बताना है कौन जो ऑप्शन है वो क्या है आपका सही है, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर सी में जो दिया गया है मैग्नीशियम जो होता है आपका एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशील होता है, और जिंक से ज्यादा एल्युमिनियम, और जिंक से कम जो होता है आपका लोहा होता है। और यहाँ ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। याद रखिएगा सबसे अधिक जो होता है इसमें आपका मैग्नीशियम क्रियाशील होता है, उसके बाद जो होता है एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद जो होता है लोहा होता है अर्थात आयरन होता है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि 54 नंबर यहाँ पर कि इनमें से सबसे जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ये बताना है कि जो चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है कौन है। तो याद रखिएगा आपका सबसे पहले होता है आपका पोटेशियम, लिखे का ना, और उसके सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखे का ना मग अल जन फे, यानी देखिए सबसे पहले जो है क्या है आपका पोटेशियम, और उसके बाद क्या है? कैल्शियम है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम कैल्शियम दिया गया है, तो यहाँ पर केवल जो है आपका क्या दिया गया है? कैल्शियम दिया गया है। यानी पोटेशियम से जो है कम क्रियाशील क्या होता है आपका? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम दिया गया है। तो क्या होगा? चारों जो ऑप्शन दिया गया है आपका Na दिया गया है, Na का मतलब होता है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया गया है सी, और सी का मतलब होता है कैल्शियम, और ऑप्शन सी में दिया गया है पीबी, और पीबी का मतलब होता है सीसा, और ऑप्शन डी में दिया गया है एयू, और एयू का मतलब होता है आपका सोना। और पूछा है कि इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील आपका सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है पोटेशियम होता है, लेकिन इस ऑप्शन में दिया गया है आपका Ca, और Ca जो होता है पोटेशियम के बाद क्रियाशील होने वाला धातु है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 55 नंबर और वह पूछा गया है कि यहाँ पर सोडियम Na की परमाणु संख्या जो होती है वो कितना होता है। बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। तो याद रखिएगा आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक तत्व है, जो परमाणु है, उनका जो है आप सिंबल याद रखिएगा, संकेत याद रखिएगा, और परमाणु संख्या याद रखिएगा। 1 से लेकर 30 तक जितने जो एलिमेंट है जो है उनका आपको क्या क्या याद रखना है? परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर, उनका संकेत अर्थात उनका सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इतना इजी जो है आपका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जो है हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया, और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 56 नंबर यहाँ पर कि पोटेशियम के की जो है परमाणु संख्या जो होता है क्या होता है। तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है, और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया 19, और ये जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 57 नंबर यहाँ पर कि ऑक्सीजन
O की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 8 और ऑप्शन बी में दिया गया 8, यही जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 58 नंबर और वह है कि क्लोरीन की यानी Cl की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 17 और ऑप्शन डी में दिया गया 17 और यही जो होगा आपका करेक्ट होगा। आपका 59 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हीलियम He की जो है परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आपका क्लोरीन आपका आता है, उसके बाद आता है आपका आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पर पूछा गया कि हीलियम का परमाणु संख्या था हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर कितना? 2, यानी ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। 60 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है आपका 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और ऑप्शन डी में दिया गया है 20, यही जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर फास्फोरस पी की परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 15, कितना? 15, यहाँ पर खोज लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 15, पी ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि आयनिक यौगिक NaCl का जो है गलनांक कितना होता है? पहले आपसे पूछा गया था कि बताइए जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें सबसे कम गलनांक जो होता है किस तत्व का होता है? उसमें दिया गया था आपका, उसका जो आंसर हुआ था क्या होता है? सोडियम हुआ था। लेकिन अभी आपको पूछा गया है कि आयनिक यौगिक NaCl जो है इसका गलनांक जो होता है वह कितना होता है? तो याद रखिएगा 1074 होता है। कितना होता है? 1074 होता है किसका गलनांक? NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो होता है 1074 होता है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि 63 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में जो है किस धातु को जो है किरोसिन तेल में जो है डुबा कर रखते हैं, अर्थात मिट्टी के तेल में जो है किसे डुबा कर रखा जाता है? तो याद रखिएगा आपका सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, लिथियम मतलब Li, ये तीनों ऐसा धातु है जिसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका केवल सोडियम दिया गया है और सोडियम भी क्या है? एक ऐसा धातु है या एक ऐसा तत्व है जिसको हम लोग मिट्टी के तेल में अर्थात किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं और आपका सोडियम दिया गया और सोडियम जो होगा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। ये जो एक्स्ट्रा आपको बताएं याद रखने के लिए, आप याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो बताइएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 64 नंबर यहाँ पर कि निम्नांकित में जो है कौन सी अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है वह पेंसिल बनाने में किया जाता है, जो जिसको आप लोग बोलते हैं कागजाई, उसी को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो अधातु होता है वो होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है। जब जो ग्रेफाइट का जो पेंसिल बना हुआ रहता है जब उसे आप कटर से उसको छीलकर आप बोर्ड में लगाइएगा, उसको टच कीजिएगा तो लाइट लगेगा। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो लाइट लगेगा। चलिए अगला यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है अधातु का विद्युत का जो है सुचालक है? ये चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें चारों अधातु दिया गया है और बताना है कि इसमें कौन अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट होता है, अभी आपको बताया है, यानी ये जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 65 नंबर यहाँ पर कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर जो है भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो लोहे में जो जंग लगता है उसे हम लोग जंगे न कहते हैं। तो लंबे समय तक, बहुत अधिक समय तक जब आर्द्र वायु में लोहे के सामान को छोड़ देते हैं, यानी छोड़ को छोड़ दिया जाता है, तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। और करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी होगा, यानी जंग होगा। और यदि जंग का फॉर्मूला पूछा जाए, केमिकल फॉर्मूला, तो याद रखिएगा वह होता है Fe2O3 इंटू XH2O। याद रखिएगा जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O होता है जंग का रासायनिक सूत्र। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 66 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क से जो है धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के जो प्रक्रम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रम होता है, उसे हम लोग कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है धातु कर्म, और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 67 नंबर की जंग रोधी स्टील जो होता है वह क्या आता है? तो जंग रोधी जो स्टील होता है वो आपका क्या आता है? मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है मिश्र धातु, और मिश्र धातु जो होगा आपका करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक
ऋणात्मक जो तत्व है, सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो होता है आपका फ्लोरीन, और ऑप्शन बी में दिया गया है एफ, और एफ का ही मतलब होता है फ्लोरीन। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है 69 नंबर यहाँ पर की क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा, क्रायोलाइट जो होता है आपका किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। और इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर की निम्नलिखित में जो है कौन जो है सबसे कम जो है अभिक्रियाशील धातु है? चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि सबसे कम क्रियाशील धातु जो है कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में दिया गया है जिंक, ऑप्शन सी में आपका लोहा Fe, और उसके बाद दिया गया है मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा यहाँ पर सक्रियता श्रेणी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा जाता है सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वह होता है धातु, लिखे का नाम ना मग अल जॉन है। सबसे देखिए सबसे ऊपर जो रहता है वो क्या था? सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे ऊपर आपका क्या है? पोटेशियम, उसके बाद क्या है? कैल्शियम, उसके बाद क्या है? सोडियम, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम, उसके बाद क्या है? एल्युमिनियम, और उसके बाद क्या है? जिंक है, उसके बाद क्या है? आपका Fe है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा गया है कि सबसे जो है कम क्रियाशील धातु कौन है? तो देखिए आपका एल्युमिनियम क्या है? लोहा से क्या ऊपर है, वो अधिक होगा। जिंक क्या है? ऊपर है, वो भी क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन सबसे नीचे क्या है? Fe है। Fe का मतलब लोहा, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है Fe, और यही जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे कम क्रियाशील जो धातु है जो क्या है आपका? Fe है, अर्थात सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 71 नंबर की निम्नलिखित में किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताना है कि चारों जो ऑप्शन दिया गया इसमें जो है कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो याद रखिएगा आपका पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, तीन ऐसे धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका केवल सोडियम दिया गया है, और सोडियम जो होगा करेक्ट होगा। Na का मतलब होता है सोडियम। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 72 नंबर की लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से जो है कौन सी विधि जो है प्रयुक्त है? यानी लोहे के जो फ्राइंग के पैन जो होता है उसे जो है जंग से बचाने के लिए जो है कौन सी विधि जो है सबसे अधिक प्रयुक्त है? गिरिज लगाकर भी, गिरिज लगाकर भी उसे हम लोग बचा सकते हैं, पेंट करके भी बचा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी हम लोग उसे बचा सकते हैं, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। और करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अर्थात इनमें से सभी जो विधि है वो क्या है? करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर पूछा गया है कि 73 नंबर क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो याद रखिएगा सबसे भारी जो धातु होता है वो होता है ऑस्मियम। क्या होता है? ऑस्मियम होता है। लेकिन इसमें ऑस्मियम नहीं दिया गया है। ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे जो भारी धातु है वह है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। लेकिन आपसे तो पूछा गया यहाँ पर 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जास्ता का अयस्क क्या है? जास्ता का जो अयस्क है ये चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें जो है कौन है? तो याद रखिएगा जिंक ब्लेड जो होता है यानी ZnS जो होता है आपका जिंक का, अर्थात जास्ता का अयस्क होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर वह है कि सिलिकॉन जो है एक है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन जो है आपका वो क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है। और सिलिकॉन का जो संकेत होता है वो होता है SI, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 14 होता है। तो आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है? तो ये एक आपका अधातु है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 76 नंबर की आभूषण बनने वाला जो सोना होता है, आभूषण जो बनाया जाता है वो जो सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा आभूषण बनाने के लिए सोने का जो उपयोग किया जाता है वह 22 कैरेट वाला सोना का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 22 कैरेट, यही जो होगा आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध सोना को कितना कैरेट पर व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट पर, और आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 77 नंबर की निम्न से जो है कौन उत्कृष्ट तत्व है, अर्थात उत्कृष्ट गैस कौन है? तो याद रखिएगा आपका आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें वर्ग 18 के जितना भी तत्व है हीलियम, नियोन, आर्गन, जेरॉन,
क्रिप्टॉन, ये जो तत्व है वो सभी जो होता है आपका क्या होता है, उत्कृष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया आयोडीन, ये भी नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है आर्गन, और आर्गन जो होता है ये क्या होता है, उत्कृष्ट तत्व होता है, और इसका जो संकेत होता है AR होता है, इसका परमाणु संकेत जो होता है 18 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि 78 नंबर की तांबा, ये जो है तांबा है M3 के जो मिश्र धातु है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा तांबा M3 के मिश्र धातु जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। तो याद रखिएगा तांबा और टीन के जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो अभी ऊपर आपको बताए होंगे कि सोना का जो संकेत होता है वो होता है AU, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 79 होता है, यानी ऑप्शन जो होगा सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। याद रखिएगा सोना का जो परमाणु संख्या जो होता है आपका 79 होता है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 80 नंबर की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। तो याद रखिए कमरे के तापक्रम पर जो धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो होता है आपका पारा अर्थात मरकरी, और ऑप्शन ए में दिया गया है पारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु पूछा जाएगा तो बोरोमीन, और धातु पूछा जाएगा तो पारा या मरकरी। अधातु पूछेगा तो बोरोमीन, यदि आपसे धातु पूछा जाएगा तो पारा या मरकरी होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर की क्यूप्राइट निम्नलिखित में जो है किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट जो होता है वह कॉपर का अयस्क होता है, यानी आपका ऑप्शन सी में दिया गया है कॉपर, और कॉपर यानी सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर की गंधक, गंधक को बोला जाता है सल्फर, और गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 16 होती है, और ऑप्शन सी में दिया गया है 16, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 83 नंबर की अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं। अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं, अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं आपका अम्लीय होते हैं, और धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर की 84 नंबर, और वह है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं धातु। याद रखिएगा वे सभी तत्व जो आयन को त्याग कर यानी आयन को दूसरे तत्वों को देकर वो धनायन बनते हैं, तो वो जो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं धातु, और ऑप्शन बी में दिया गया है धातु यानी मेटल्स कहते हैं, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर 85 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि लेस स्टील में जो है लोहा एवं कार्बन के जो अलावा अन्य तत्व रहते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा गया है कि स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें लोहा भी होता है और कार्बन भी होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, वो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में जो होता है लोहा और कार्बन के अलावा जो होता है आपका निकेल भी रहता है और क्रोमियम रहता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट जो होगा आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आप क्लास 10th के और क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए।